Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. अच्छा, हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे के बारे में। तो हमारे पास जो एग्जामिनर की डिमांड है, हमें सबसे पहले उसको कंसीडर करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है। तो एग्जामिनर की डिमांड क्या है कि आपको एक वाइड चॉइस दी जाएगी, आपने उसमें से एक ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब फर्दर वो देखें क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप इन 3 से 4 जो कि CSS और PMS दोनों के ऐसे के पेपर में आपको ये 4 लाइंस नजर आएंगी जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। Candidates are expected to reflect comprehensive and research-based knowledge. अब वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है, वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव और साथ ही साथ रिसर्च बेस्ड नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अब आगे हम देखेंगे, हमारे पास है कि कॉम्प्रिहेंसिव आपके पास नॉलेज भी होगा, रिसर्च बेस्ड भी होगा, और उसके बाद किस पॉइंट के ऊपर या किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उस टॉपिक के ऊपर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास रिसर्च बेस्ड। अब इन दोनों का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज किसे कहते हैं, रिसर्च बेस्ड नॉलेज किसे कहते हैं? फर्स्ट करें, कोई भी टॉपिक है, गुड गवर्नेंस है, या आप कह सकते हैं आपके पास डेमोक्रेसी है, जो कि मोस्ट फेवरेट टॉपिक है CSS और PMS में। तो आपके पास अगर कोई भी टॉपिक है रैंडमली आपने लिया, उसके ऊपर आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, आपको इस वक्त जो रियल उसके अंदर करंट इश्यूज है या करंट ऑस्पेक्ट्स क्या लिए जा रहे हैं, करंट इनिशियल स्टेज क्या है उसकी, उसका पता होना चाहिए, आपकी करंट सिनेरियो का आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को, उस इशू को कैसे टैकल किया जाता है, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर तो आपकी बैकग्राउंड, करंट सिनेरियो और फ्यूचर ऑस्पेक्ट्स क्लियर हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है। अब रिसर्च बेस्ड नॉलेज का क्या मतलब है? यहाँ पे रिसर्च बेस्ड नॉलेज का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को हैंडल करने के लिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ आपको कोटेशन चाहिए होंगी, कुछ आपको बुक्स रेफरेंसेस चाहिए होंगे। तो रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए आपका ऑन सिलेक्टेड टॉपिक, जो भी आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसके बिहाफ पे। अब आपके पास यहाँ पे क्लियर कट आपके पास एक आइडिया आ जाता है कि आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया उसको आपने रिसर्च, जहां से भी कोई नॉलेज गैदर किया है, आपको उसके रिसोर्सेज का पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम्स में उसको कोट कर सकें एज इट इज। आगे हम देखेंगे कि कैंडिडेट्स की जो आर्टिकुलेशन है, एक्सप्रेशन है, टेक्निकल ट्रीटमेंट है, ये सारी स्किल्स हैं। आर्टिकुलेशन भी स्किल का नाम है, एक्सप्रेशन आपका क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर होगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई भी रिसोर्स नहीं है जो आपके एक्सप्रेशन को क्लियर कर सके। टेक्निकल ट्रीटमेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे के अंदर टेक्निकल ट्रीटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि आपकी ऐसे का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने एक्सपोजिटरी ऐसे को आर्गुमेंटेटिव ऐसे के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कर दिया, लिखाया, तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाता बाय द एग्जामिनर। इसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस हैं, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी वन बाय वन। ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग विल बी एग्जामिन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन है कि हमारी जो इंग्लिश राइटिंग की फ्लुएंसी है वो एक्यूरेट नहीं है, इस वजह से हम फेल हो जाते हैं। ये एक रीजन है। आपकी ग्रामर के ऊपर अगर कमांड नहीं है तो फिर तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप CSS के ऐसे पास कर सकते हैं। ये एक रीजन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी रीजंस हैं जिनको आपको टैकल करना है व्हेन यू अटेम्प्ट CSS और PMS ऐसे और एनी कम्पेटिटिव ऐसे। अब आपके रिक्रूटमेंट के अंदर भी, FIA में भी, मतलब काफी सारे ऐसे एग्जाम है जिनमें एक शॉर्ट ऐसे लिखवाया जाता है। तो कोई भी ऐसे है तो ग्रामर तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट होनी चाहिए, ग्रामर के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजें तो बेसिक लेवल की हैं और ये आपको पता है। लेकिन इसके अलावा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। आपको आर्टिकल्स, एडवर्ब, इन सब का यूज आना चाहिए और ये सब चीजें हम ग्रामर के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे कि आपके पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, मतलब क्या रीजंस क्या हैं ऐसी जिनकी वजह से 99.5% स्टूडेंट्स CSS के एग्जाम्स में फेल होते हैं।
अब कुछ उन रीजंस को जस्टिफाई करते हैं, उन रीजंस को देखते हैं, क्योंकि हमें सीएसएस के पेपर के लिए क्या करना चाहिए उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या नहीं करना। अगर आपको ये पता होगा कि आपने क्या नहीं करना, तो क्या करना है वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही है, यू एग्री विद मी? आपका क्लास नहीं है? यस मैम। अच्छा, साथ ना आते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास अब हम वो चीजें डिस्कस करेंगे कि जो कि सीएसएस के एग्जामिनर की, ये मेरी अपनी प्रेडिक्शंस नहीं है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ये एग्जामिनर की रिपोर्ट है। आप लोग गूगल से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। 2018-19 हर साल की वो पब्लिश करते हैं। ये 2018-19-20 के कहने के रिपोर्ट्स में से कुछ पॉइंट्स आपके सामने हम लेके आए हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या कहता है कि इतने सारे स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो किस बिहाफ पे होते हैं। तो वन बाय वन हमको डिस्कस कर रही है। यहाँ पे देखिएगा, बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स सबसे पहला पॉइंट है। अब यहाँ पे बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो आप एग्जामिनर को क्लियर कट खुद ये बता रहे हैं कि यू आर नॉट कैपेबल फॉर दिस एग्जाम। ऐसे ही है, इस लेवल पे आके अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो ये एग्जामिनर को आप अपना एक वीक पॉइंट दे देते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स को एग्जामिनर कभी भी पास आउट नहीं करता। तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे जो है उनको टैकल कैसे करें, ओवरकम कैसे करें। तो बेटा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी एवेल्यूएशन करवाएंगे, जितने ऐसे लिख के एवेल्यूएट करवाएंगे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएंगे। ठीक है, ऐसे का सबसे पहला रूल है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करें कम होती है। वीकली एक ऐसे लाजमी लिखा करें। आप चाहे 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप स्पेशल सीएसएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक ऐसे मस्ट लिखें और एवेल्यूएट कराएं वीकली। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे पास पुअर सेंटेंस करेक्शंस, मतलब ग्रामेटिकल आपके पास एरर होते हैं, बहुत सारे हैं। ये सारे ग्रामेटिकल एरर्स हैं जिनको उन्होंने डिफरेंट कह लें कि कैटेगरीज में है। यूज ऑफ कॉमास का मतलब आपको पंक्चुएशंस का एक्यूरेट यूज नहीं आता, वो भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। टेंस के ऊपर कमांड नहीं है तो वो भी आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट टेंस में क्लैरिफिकेशन नहीं है तो वो भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो ये कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मतलब यूज ऑफ आर्टिकल्स अगर आपको नहीं आता, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये मीन्स कि ये सारी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ही कंसीडर की जाती हैं बाय द एग्जामिनर। अब यहाँ पे जो ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप नोट कीजिएगा। आप लोग अपने साथ पेन और पेपर रखा करें। बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी पड़ती हैं इनिशियली, मतलब एडवांस लेवल पे या खुद से आपको कुछ डिक्टेट करवाना पड़ता है, तो पेन और पेपर लेकर फिर ही आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन किया करें। अच्छा, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो मैंने आपको ओवरऑल बता दी, तो आप खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मेन ऐसे के हवाले से जो आपके पास कह लें कि रीजंस हैं फेलियर की, वो हम देखते हैं। इररेलेवेंट आउटलाइंस, आपके पास अगर आपने कोई भी टॉपिक लिया है और अगर आपने उसकी आउटलाइन ही रेलिवेंट नहीं बनाई है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप उसका जो पूरे का पूरा 2500 का ऐसे है वो रेलिवेंट लिखेंगे। तो इररेलेवेंट आउटलाइन मेकिंग जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है कि आप अपने ऐसे को एग्जामिनर को एक वीक पॉइंट दे देते हैं। आउटलाइन पढ़ते ही वो आपको क्या वो उसको आइडिया हो जाता है कि आप इस कैपेबल ही नहीं है कि आप पूरे का पूरा ऐसे वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं उसे फील होगी, और वो आपके ऐसे को पूरा कंप्लीट करता भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक, अगर एक बच्चे ने टॉपिक को ही अंडरस्टैंड नहीं किया तो वो ना ही आउटलाइन रेलिवेंट बनाएगा, ना ही वो ऐसे को रेलिवेंस अटेम्प्ट करने की कैपेबल होगा। अगर एक बच्चा टॉपिक ही गलत जो है अंडरस्टैंड करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हुई टॉपिक के बारे में, तो वो कभी भी उस टॉपिक को टू द डिमांड और टू द पॉइंट नहीं लिख सकता। इज इट करेक्ट? डू यू एग्री विद मी? आप लोग चैट में मेरे साथ रह सकते हैं बच्चों। आप सब इस बात से एग्री करते हैं कि टॉपिक को अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ठीक हो गया। अब अगर आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर ही आप उसको रेलिवेंट आउटलाइंस बनाएंगे और उसको आगे ब्रीफली
जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है, निरेट कर पाएंगे। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को टॉपिक को आइडेंटिफाई करने पे बहुत सारा, हम कम से कम 3 क्लासेस इसके ऊपर करते हैं कि टॉपिक को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट बता देती हूँ कि 2020 में कैसे आया था पाकिस्तान एंड फ्यूचर कॉज और कश्मीर का। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने जो टोटल स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इनको इस ऐसे को अटेम्प्ट किया था वो थे 2300 और 2250, मतलब 2250 स्टूडेंट्स फेल इन दिस ऐसे, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 0 मार्क्स लिए, 0। अब 0 मार्क्स क्यों लिए इस ऐसे ने, हालांकि बहुत अच्छा ऐसे था, बहुत इजीली आप इसको टैकल कर सकते थे, 0 मार्क्स इस वजह से लिया कि उन्होंने, अब जो जब एग्जामिनर की रिपोर्ट आई तो उसने जो जस्टिफिकेशन दी कि हमने 0 क्यों दिया है, उसकी रीजन दी थी, उन्होंने कहा कि बच्चों ने टॉपिक को सही से अंडरस्टैंड ही नहीं किया तो हम उनको मार्क्स किस चीज के देते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आप कोई भी जो है वो आगे स्टेप लें। टॉपिक की इंटरप्रिटेशन मैं बहुत डिटेल में करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये सबसे पहली सीरीज है, ठीक है। तो अगर आपकी बेस ही जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी तो आगे भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं पुअर प्रेजेंटेशन। अच्छा, कुछ लोगों की ये भी मिथ होती है कि आपके पास यहाँ पे सीएसएस में राइटिंग जो है वो मैटर नहीं करती। बेटा, राइटिंग भी मैटर करती है, आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। आपने जितना नीट अपना पेपर किया होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस मिथ में मत रहिएगा कि यहाँ पे आपकी राइटिंग गंदी होगी, आपने मार्कर्स का यूज नहीं किया एक्यूरेटली, और आपने कह लें कि आपका पेपर सिर्फ वन वे में है, आप सिर्फ बॉल पेन का यूज करते हुए पूरा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो बी केयरफुल, आपको डिफरेंट मार्कर्स का यूज करना है। जब भी आपने कोई कोटेशंस लिखनी है, कोई रेफरेंस देना है, आप ब्लैक मार्कर को यूज करें। तो ये सब चीजें हैं जो आपने लाजमी अपनी प्रैक्टिस के अंदर रखनी है ताकि आपको इस चीज की आदत हो जाए। आगे हम देखते हैं कैंडिडेट्स इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ एनी टॉपिक। तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कोई भी टॉपिक है तो आप उसको अगर अच्छे से अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे तो यू आर नॉट कैपेबल टू अटेम्प्ट इट। ओपन वर्ड लिमिट इज नॉट फॉलोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूट्यूब पे अक्सर बच्चे सुनते हैं कि किसी भी टॉपर ने 1400 ऐसे के वर्ड्स लिखे और वो पास आउट हो गया, या किसी ने 1800 लिखे तो वो पास आउट हो गया। तो बेटा ये जस्टिफाइड नहीं है, आप वो पर्सन नहीं है, आपके पास वो एक्सप्रेशन नहीं है, आपको नहीं पता कि उसने किस तरह से ऐसे को अटेम्प्ट किया था, यू आर नॉट दैट पर्सन, आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, ग्रामेटिकली उसका कोई एरर ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सारा उसका ऐसे का स्ट्रक्चर ठीक हो, तो फिर जाके कहीं 1800 भी लिखा है तो एग्जामिनर पास आउट कर देगा। सो यू आर नॉट दैट पर्सन, आपकी वो लक भी नहीं है, और लक भी आपको पता है सीएसएस में बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप किसी को भी, एग्जामिनर को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने वर्ड काउंट लिमिट पूरी नहीं की और आपने मुझे फेल कर दिया, आपने उस टॉपर को तो पास कर दिया था। आप ये क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको जो वर्ड काउंट लिमिट दी गई है, आपने उसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को पर्सनली आपके इंट्रोडक्शन के, आपके बॉडी पैराग्राफ को हम उसी वर्ड काउंट लिमिट के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करवाते हैं अपने सेशन के दौरान, ठीक है। इसलिए भी आपका एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आउटलाइन एंड ऑल रेलिवेंट्स। क्योंकि आपने टॉपिक को ही अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपने आउटलाइन भी रेलिवेंट्स नहीं बनाई। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप आउटलाइंस अगर रेलिवेंट बनाना चाहते हैं तो आपने इसको कह लें कि आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, जो फ्रेमवर्क होता है उसके ऊपर सारा जो है वो ऐसे लिखाते हैं। सेकेंडरी और प्राइमरी कीवर्ड्स को कोई आइडेंटिफाई करता ही नहीं है। सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये हम सारा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने सेशन के अंदर। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो फेलियर रीजंस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर आपके पास आ जाता है कि लेंथी आउटलाइन। आपके पास लेंथी आउटलाइंस कभी भी एग्जामिनर की डिमांड नहीं है, फ्रेजेस में बनाएं, और आपकी आउटलाइंस इतनी जस्टिफाइड हो कि आपकी आउटलाइंस पढ़ के एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आप पैराग्राफ में क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपकी सिंपल फ्रेजेस फॉर्म में आपकी जो है वो आउटलाइंस होनी चाहिए, तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारे पास आ जाते हैं एनी आर्गुमेंट्स नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग नीड्स सफिशिएंट सपोर्ट जस्टिफिकेशन कोटेशन सेइंग रेफरेंस एग्जांपल फैक्ट्स एंड फिगर्स। मींस के आप कोई भी रेफरेंस दे रहे हैं, कोई भी आर्गुमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही ऑथेंटिक क्यों ना, एग्जामिनर उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता जब तक आपके पास
कोई रेफरेंसेस ना हो, कोई कोटेशन ना हो, उससे डेली है। तो अगर आप अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कोई कोटेशंस देनी पड़ेगी, कोई बुक रेफरेंसेस देना पड़ेगा या कोई एग्जांपल देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। और अपने जो पर्सनल स्टूडेंट्स को भी मैं तो बताती हूँ कि आप लोगों ने केस स्टडीज तैयार करनी है। केस स्टडीज किस तरह से तैयार की जाती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होगा, वो भी इंशाल्लाह हम सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो है फेलियर रीजन और एग्जामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसे के पेपर को लेकर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं। उसके बाद हम अपने सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम अपने सेशन को किस तरह से लेकर चलेंगे। जी लाइबा, आज का क्या क्वेश्चन है बेटा? लाइबा, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अगर माइक ऑन करने से आप डिस्टॉर्शन आ रही है तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं। मैम एविडेंस में और आर्गुमेंट में, बेटा आर्गुमेंट तो वो है जो आपकी थिंकिंग है। फरहान बच्चे, आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंट वो है कि आपने कहा कि इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा मतलब कि इन है इन दिनों में पूरे कंट्रीज में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उन पे बहुत ज़्यादा जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है। एविडेंस क्या है? आप एग्जाम्पल लिखेंगे कि इंडिया में फलां यूनिवर्सिटी में इस तरह से जो अबाया है उस पर बैन कर दिया गया, तो ये एविडेंस है। कोई एग्जाम्पल दे दी, आप देख सकते हैं कि सिंगापुर में जो किसी भी फ्राइडे प्रेयर के अंदर कह लें कि बहुत सारे मुसलमान जब फ्राइडे प्रेयर परफॉर्म कर रहे थे तो कह लें किसी पर्सन ने आके वहाँ पे ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो जो एविडेंस है इस्लामोफोबिया से किस तरह से मुसलमानों को टॉर्चर किया गया है, एक आपने पहले आर्गुमेंट दिया, उसके बाद आपने किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू को सपोर्ट कर दिया। तो आई थिंक अब आपको क्लियर है फरहान, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया। बेटा कोटेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, डिपेंड टॉपिक। आप कोई रैंडमली 150 के करीब जो है वो आप मेमोराइज कर लें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। जी बिल्कुल, स्वीडन में, सॉरी स्वीडन में हुआ था बिल्कुल। हाँ बिल्कुल लाइबा, हो सकती है तैयारी, बिल्कुल हो सकती है। 2024 के लिए अच्छा खासा टाइम है आपके पास, बिल्कुल तैयारी हो सकती है। हाँ स्वीडन में भी बिल्कुल कुरान पाक के साथ भी हुई थी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ये सब चीजें देख सकते हैं कि आप लोगों के पास नॉलेज होता है, उस नॉलेज को आपने इंटरप्रेट कैसे करना है पेपर के ऊपर, ये मैं आपको सेशन में सिखाऊंगी कि आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपने पेपर के ऊपर कैसे लेके आएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इस आपके ऐसे के पेपर में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? के बारे में बता दूं? जी बेटा बता दूंगी, केस स्टडी के बारे में भी। मतलब आप अगर एजुकेशन का टॉपिक तैयार कर रहे हैं ना तो आपने केस स्टडीज तैयार करनी होती है कि नंबर 1 पे एजुकेशन जो है वो किस कौन सा कंट्री जो नंबर 1 पे है। फिर आपने अपने नेबर कंट्रीज को देखना होता है कि नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, चाइना को देख लें, यूएसए को देख लें, और फिर फिनलैंड है जो इस वक्त नंबर 1 पे है। तो ये केस स्टडीज होती हैं ताकि आप अपने जो भी आप टॉपिक्स अटेंड कर रहे हैं उसमें लास्ट में आप 2 से 3 केस स्टडीज देते हैं, और इन्हीं केस स्टडीज को आप दरमियान में भी एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर सकते हैं। तो हर टॉपिक को आपने इसी तरह से रिसर्च बेस तैयार करना है। ठीक हो गया? आई थिंक हम वापस आते हैं और अब सेशन को आगे जो है वो करते हैं क्वेश्चन के साथ। बेटा कोटेशंस लिखना बहुत आसान है, उसको रेलिवेंट आपने अपने एग्जाम के कहने के टॉपिक के साथ रिलेट भी करना होता है। तो ये भी आपने कहने अपने माइंड में रखिएगा।
कोटेशंस तो हर कोई लिख देता है। एक टॉपिक के लिए कितनी कोटेशंस चाहिए बेटा? एक टॉपिक के लिए मैक्सिमम भी अगर आप लिखते हो ना 6 to 7 कोटेशन, क्योंकि कोटेशंस ऐसी चीज है जो कि किसी की क्वाट है। तो आप कोटेशन से ज्यादा कोई एग्जांपल्स वगैरह लिख लो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एग्जामिनर आपके अपने ओपिनियंस को जानना चाह रहा है। एग्जांपल्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर बात को प्रूव करते हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन 6 to 7 कोटेशन किसी भी टॉपिक के लिए बहुत होती हैं। वैसे मैं जब करते थे तो हम एक स्टार्ट में कोटेशन लिखते थे और एक है आप कर सकते हैं। बेटा आपको स्टार्ट कैसे करनी है? आप ओवरऑल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं विश्वा कुमार, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं बेटा बिल्कुल भी, आपका 2 टॉपिक तो बिल्कुल भी काफी नहीं है ना, 2 टॉपिक तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपने सारे जो है वो आपने करने हैं, सारे टॉपिक कवर करने हैं। आपने सिर्फ एक्सपोजिटरी ऐसे पे नहीं तैयार करके जाना, क्योंकि लास्ट टाइम ये आपने देखा था क्या हो गया कि एक्सपोजिटरी टाइप का एक ही ऐसे आया था, और वो भी ऐसा था कि जो अटेम्प्ट नहीं किया जाने वाला था। आर्गुमेंटेटिव ऐसे पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए, लिटरेरी ऐसे पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए, जिसपे कोई भी टीचर आपको रिकमेंड नहीं करता। लिटरेरी ऐसे तो अक्सर बच्चों को कहा जाता है तो मैं आपको हर चीज पे कमांड करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बेटा इसके बारे में कोई भी अभी नहीं न्यूज आई है कि नेक्स्ट ईयर होगा स्पेशल एग्जाम्स या नहीं होगा। अभी इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम अपने सेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि सेशन को हम किस तरह से करते हैं, फिर लास्ट में आपके फिर से क्वेश्चन ले लिए जाएंगे। ठीक है, अभी हम सेशन को डिस्कस करते हैं कि हमने सेशन किस तरह से जो है वो कवर करना है अपना ऐसे को। अब ऐसे का जो हमारे लेक्चर स्टार्ट होते हैं वो इंट्रोडक्शन, मतलब सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा कि ऐसे है क्या, ठीक है, ऐसे का पेपर किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, इसके अंदर मार्किंग कैसे होती है, वोकैबलरी किस तरह इम्प्रूव करने का। बेटा वोकैबलरी मैं अपने मतलब ग्रामर वाले सेशन में खुद से करवाती भी हूँ, आप ग्रामर वाला सेशन भी ज्वाइन कर सकती हैं। और इसके अलावा मैंने वोकैब के अंदर ग्रुप में भी बताया था बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो इंडिविजुअली करना चाह रहे हैं, तो वो न्यूज़पेपर या कोई भी बुक अगर रीड आउट करते हैं तो उसका अनफेमिलियर वर्ड साथ साथ आप किसी भी नोटबुक बना ले, पॉकेट बुक, उस पर लिखते जाए उसके एंटोनियम सिनोनिम और एक 1 सेंटेंस आपने लिखना है। ये पॉकेट बुक आपने डेली बेसिस पे 2 से 3 दफा इनको रिवाइज करते जाएं, न्यू वर्ड ऐड करते जाएं, इस तरह से भी हो सकती है। लेकिन जो मेरे सेशन के दौरान है वो आप डिफरेंट मेथड से सीखते हैं, उसका फायदा ये है कि लॉन्ग टर्म तक आपको रिटेन रहती है चीज़। ठीक है, तो वो बेस्ट वे है कि अगर आप सेशन ज्वाइन कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। पहलू जी बेटा आपका क्या है, आप लोग अपने ओरिजिनल नेम से पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं करते हैं। पहलो पहली जो यस, आपने हैंड रेज किया, आपका क्या क्वेश्चन है? ओके, हम वापस आते हैं अपने सेशन की तरफ कि हम अपने सेशन को किस तरह से लेकर चलेंगे। तो मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में, मैं आपको बताऊंगी। आई हैव आस्क्ड, ओके फिर अपना बेटा हैंड रेज किया होगा ना आपने, उसको रिमूव कर दिया, इस वजह से मैंने पूछा आपसे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि हमने किस तरह से लेकर चलना है ऐसे के सेशन को। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ ऐसे के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऐसे क्या है, मतलब कितने टाइप्स के ऐसे हैं। जिस तरह से आप लोग देखते हैं, अब आप लोगों ने मेरे साथ में चैट में बच्चों कि आप लोग देखते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हों या आपके सराउंडिंग में, अभी आप घर में हैं, आपके नेबर्स, तो दुनिया में डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं कि ऐसा लगता है कि आप इस बात से भी एग्री कर सकते हैं कि सारे के सारे लोग एक जैसे? कोई बच्चा इस बात से एग्री करता हो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब एक ही पर्सनैलिटी के हैं? ऐसा है? इंटरेस्टिंग रहेगा अगर आप साथ रहेंगे चैट में, आपको भी मजा आएगा पढ़ने का। नहीं है बेटा, सारे के सारे लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सारे लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सारे लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने टीचर्स के साथ जैसे बात करते हैं, या आप अपने बड़ों के साथ रिलेटिव्स में, मतलब आप अपने मामू आंटी पुप्पो इनके साथ जैसे बात करते हैं, कि आप वैसे ही आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करते हैं, या जैसे आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट करते हैं
वैसे ही आप अपने आंटी वगैरह या मामू को या अपने मदर्स, अपने पेरेंट्स के साथ वैसे ही ट्रीट कर सकती हैं। आप लोग साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट की समझ आएगी मैं आपसे कहना क्या चाह रही हूँ। नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जब आप मतलब हमारी दुनिया में जब बहुत सारे लोग, हर इंसान डिफरेंट पर्सनैलिटी का है और सबको हमें डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ता है, उसी तरीके से ऐसे भी बहुत टाइप के हैं, मतलब बहुत आप ये सीएसएस में तो हम 2 से 3 टाइप्स करते हैं सिर्फ, लेकिन ऐसे की भी डिफरेंट टाइप्स हैं और हर टाइप ऑफ ऐसे को जो है वो ट्रीट करने का तरीकाकार वो भी डिफरेंट है। हर ऐसे को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, सेपरेटली देखा जाता है, उसकी आप कह लें आउटलाइन से लेकर उसकी पूरे स्ट्रक्चर तक। हाँ, बॉडी पैराग्राफ सेम होता है लेकिन उसके अलावा सारा मेथड डिफरेंट है। तो ऐसे की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे और उनके स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में कि किस तरह हम ऐसे को टैकल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे पहली जो 3 से 4 क्लासेस होंगी उनमें ये कवर हो जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको बताया जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसएस पीएमएस के ऐसे में। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे के पेपर में हेल्प आउट नहीं करेगी, ये आपको ऑप्शनल्स, आपके कंपलसरी, आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में आपके हेल्प करेगी क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग आ गई तो आपको हर टॉपिक को इंटरप्रेट करना आ गया, आपको हर क्वेश्चन को एड्रेस करना आ गया। अभी तक प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बैकग्राउंड स्टडीज है वो यूनिवर्सिटी तक स्पून फीडिंग रही है। ऐसे ही है, स्पून फीडिंग है ना। कभी किसी ने आपको कहा कि आप खुद से बेटा ये कुछ करके लाओ, स्पून फीडिंग रही है, ठीक है। तो ये स्पून फीडिंग की वजह से जब हम सीएसएस में आते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमें खुद से लिखना नहीं आता, खुद से किसी भी अगर बुक में से कोई आउट ऑफ क्वेश्चन आ जाता है तो हम देख के हैरान हो जाते हैं, अच्छा ये क्या हो गया। तो बेटा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलने वाला, यहाँ पे आपको अपने कहने के खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। आपको हर एक चीज को इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन कर ले तो आपको एड्रेस करना आना चाहिए। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग ही आपके काम आती है। उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको सिखाऊंगी आपके नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हम सेशन में डिस्कस करेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस कैसे होता है, किस तरह से आपने लॉजिकल सीक्वेंस को अप्लाई करना है, ऐसे में ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से की जाती है, और फिर हम पास पेपर से इनकी प्रैक्टिस भी करते हैं। आपको जो चीजें सिखाई जाती हैं उनकी आपको साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जाता है कोई भी टॉपिक, उस पर आपने आउटलाइंस बनानी है, जो भी आपने डिस्कस किया है या हमने जो भी लेक्चर कंडक्ट किया है उसी पे आपको असाइनमेंट दी जाती है और साथ साथ आपकी एवेल्युएशन भी चल रही होती है। ये बेस्ट तरीका है सीएसएस के ऐसे को तैयार करने का। करेक्ट आउटलाइन राइटिंग मेथड, आउटलाइन में भी हमारे 2 से 3 लेक्चर्स होते हैं। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इंट्रोडक्शन राइटिंग। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आपके पास इसके भी डिफरेंट मेथड है, मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इस पे भी हमारे 2 लेक्चर तो मिनिमम होते हैं। उसके अलावा थीसिस स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, लिखा कैसे जाए, मैम कितने वर्ड्स की होनी चाहिए या कितने सेंटेंसेस होने चाहिए। तो बेटा एक एक चीज आपको थीसिस स्टेटमेंट वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। बहुत ईजी सा मेथड है, कोई हाई फाई रूल नहीं है, कोई वोकेबलरी की जरूरत नहीं है आपको, बहुत इजी है। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करें, अगर आप सेशन को कंप्लीटली फॉलो करें, अपनी एवेल्युएशन करवाएं साथ साथ, तो आप इजीली चीजों को जो है वो टू द पॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है थीसिस स्टेटमेंट। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी पैराग्राफ का एक खास स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से टैकल किया जाएगा, उसको हम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद इंट्रोडक्शन टेम्पलेट मेथड आ जाता है। इंट्रोडक्शन को कैसे करते हैं वो मैं आपको सेंड करूंगी, एक पूरा पीडीएफ बना हुआ है, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेगमेंटेशन हैं, वो आपके साथ हो जाएगा। क्रिटिकल राइटिंग, क्रिटिकल राइटिंग सॉरी क्रिएटिव राइटिंग आपको बताया जाएगा कि आप क्रिएटिव राइटिंग खुद से कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी स्किल्स हैं, अगर आप कहें इनमें से एक भी स्किल नहीं है तो गलत होगा, क्योंकि टॉपिक को इंटरप्रेट करना एक स्किल है, एक आर्ट है जो कि आपको सिखाया जाएगा। रेलिवेंट आउटलाइन बनाना एक आर्ट है, क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप में एक आर्ट है, पैराग्राफ राइटिंग एक अपने आप में स्किल है। तो एग्जामिनर आपसे स्किल्स की डिमांड कर रहा है और स्किल्स प्रैक्टिस के बगैर नहीं आती है। तो मेक श्योर अब आप दूसरों पे रिलाई करना छोड़ दें, अब आप खुद पे कॉन्फिडेंट करें। फेथ इन योर ऑन योर सेल्फ, फेथ इन योर सेल्फ।
किसी पे भी आपने रिलाई नहीं करना। अब ये उंगली पर करके चलने वाला दौर आपका खत्म हो चुका है। अब आपको अपने खुद के पांव पे खड़ा होना है और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी करें, अच्छी नीयत से करें, हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह सक्सेस आपके साथ होगी। अच्छा, ये दो वर्ड्स आके जो आ रहे हैं ये भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं कि कोहेरेंस और कोहेजन क्या है। ये चीज भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोहेजन और कोहेरेंस टाइप्स, इनको और उसकी एक्सरसाइज करेंगे, राइटिंग कंक्लूजन को करेंगे, मतलब कंक्लूजन लिखने का भी एक अपना स्टाइल है, अपना स्ट्रक्चर है, वो डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप अपने ऐसे के अंदर कोहेजन और कोहेरेंस लेकर आ सकते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। आर्टिकुलेशन आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जो ऊपर एग्जामिनर्स की डिमांड पढ़ाई थी उसमें आपने देखा था कि आर्टिकुलेशन है, तो वो सब चीजें कोहेरेंस और कोहेजन के साथ साथ ही है। एडवांस ऐसे आउटलाइन मेथड ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। आर्गुमेंटेटिव का और लिटरेरी ऐसे जिसे आप कहते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट ऐसे कहते हैं। ये दो लेक्चर 7 और 8 जो है, ये 7 और 8 वैसे हैं नहीं कि सब हेडिंग से, मतलब वो सब लेक्चर्स हैं, मतलब हमारी जो क्लास है वो 1 घंटे की होती है और इस लिहाज से जो है वो आपके काफी सारे लेक्चर्स बन जाते हैं। तो हमारे पास जो एडवांस लेवल की आर्गुमेंटेटिव ऐसे की जो आपने आउटलाइंस बनानी है वो किस तरह से आप बना सकते हैं, उसके ऊपर अलग से लेक्चर होगा। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे की जो आउटलाइन है उनके क्या तरीकाकार है उसके अलग से लास्ट में 2 लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आपको बाकी सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए तब तक। अब मुझे बताइएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू CSS प्रिपरेशन, रिलेटेड टू ऐसे सेशन, तो आप लोग कर सकते हैं। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी 10 जुलाई से और तब तक आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग। And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.